हेलो एवरीवन, लेकर राम का नाम शुरू करते हैं। हरियाणा आर्यों से लेकर गुप्त काल तक, आर्यों से लेकर गुप्त काल तक। तो सबसे पहले पुरुवंश। जो पुरुवंश है ये आर्यों का प्रारंभिक वंश है। आर्यों का प्रारंभिक वंश कौन सा है? पुरुवंश। इसमें फेमस है राजा सुदास का युद्ध। राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध किया था, जिस युद्ध का नाम है दासराक्ष युद्ध। दासराक्ष युद्ध। तो इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी और 10 राजाओं का जो संघ था वो हारा था। यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। पुरुवंश का अंतिम शासक था सवर्ण। बाद में पुरु व पंचाल वंश, इनकी संधि हो गई और उसके बाद कौरवों का जन्म हुआ। अभी नेक्स्ट आता है कुरुवंश। कुरुवंश में महाभारत का युद्ध हुआ है जो कि 18 दिन चला था, सभी को मालूम ही है। देन गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर में दिया था। गीता का उपदेश, और ज्योतिषर में बरगद के पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। और ज्योतिषर पड़ता है कुरुक्षेत्र से करीब 8 किलोमीटर दूर पेहुआ रोड पर है। हमारे वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। इनके याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, रिया ने शाम को आम खाया। रिया ने शाम को आम खाया, यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। रिया, री से ऋग्वेद याद रख लो, यह से यजुर्वेद। रिया ने शाम को आम खाया, शाम यानी सोमवेद और अथर्ववेद। यानी सबसे पुराना ऋग्वेद है, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, फिर सोमवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद धर्म का ज्ञान, इसके बारे में बताता है, धर्म के ज्ञान के बारे में। यजुर्वेद ये यज्ञ की विधि के बारे में बताता है, यज्ञ की विधि। सोमवेद संगीत व अथर्ववेद जादू टोना। इन वेदों की भाषा काफी हार्ड थी, संस्कृत में थी, और उसको सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। कौन से ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा, जब शिष्य गुरु से ज्ञान लेते थे, गुरु के पास बैठ करके, तो वो उपनिषद है। उपनिषद में एक याद रखना है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया? वो मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बाकी अथर्ववेद के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जिंदा बचे थे, और परीक्षित ने बाद में अपनी राजधानी असंध में बसाई, असंध में राजधानी बनाई। और ये असंध पड़ता है करनाल में, करनाल के असंध में राजधानी बनाई। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता भी कहते हैं। मृत्युलोक का देवता किसे कहते हैं? परीक्षित को। परीक्षित के पुत्र थे नेक्स्ट जन्मेजय। जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ करवाया था। सर्प दमन यज्ञ, जो कि सफीदो पड़ता है जींद जिले में। और ये परीक्षित को सांप ने काट लिया था, और सांप के काटने के कारण परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके बेटे जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ किया सफीदों में। नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल कुछ जनपदों का संयोजन गण कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम इसी के अंदर कि कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है। आगे 4 चॉइस दी होंगी जिसमें एक गण होगा, तो आंसर होगा गण। कुछ जनपदों का संयोजन गण कहलाता है। गणराज्य हरियाणा में मेनली 5 हुए हैं। 5 में 4 ही ज्यादा प्रमुख हैं। जो 5वां है मालवा गणराज्य, उसका हरियाणा के अंदर कम ही मालूम लगता है। बेसिकली उत्तर की तरफ था और दक्षिण की तरफ था।
तो बाकी के जो 4 हैं उसमें एक आता है योद्धे गणराज्य। योद्धे गणराज्य, राजधानी खोखराकोट, खोखराकोट रोहतक। तो योद्धे गणराज्य की राजधानी खोखराकोट थी, रोहतक थी, क्योंकि यहां पर काफी सिक्के मिले हैं और सिक्के बनाने वाले सांचे मिले हैं, मिंट। दूसरा था कुलिंद गणराज्य। कुलिंद गणराज्य ये अंबाला क्षेत्र में फैला हुआ था, आजकल का अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला एरिया, ठीक। क्योंकि कुलिंद कालीन सिक्के हमें करनाल से, सुग पड़ता है यमुनानगर में, बुडिया यमुनानगर, जगाधरी यमुनानगर, इन एरिया से हमें कुलिंद कालीन सिक्के मिले हैं। कुछ सिक्कों से यह जानकारी मिलती है कि योद्धे व कुलिंद दोनों ने मिलकर कुषाणों को बाहर धकेला था। किन दोनों ने? योद्धे व कुलिंद। नेक्स्ट, अर्जुनायन। अर्जुनायन गणराज्य ये महेंद्रगढ़ और आगे राजस्थान तक फैला था, राजस्थान के अलवर, भरतपुर तक। अर्जुनायन का उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने, पाणिनि। नेक्स्ट है अग्र गणराज्य। अग्र गणराज्य, राजधानी अग्रोहा। अग्रोहा हिसार जिले में पड़ती है, क्योंकि अग्रोहा बरवाड़ा में हमें अग्र गणराज्य के काफी सिक्के मिले हैं। दूसरा, जो वैश्य जाति है यानी अग्रवाल समाज, वो अपना उद्गम स्थल अग्रोहा से मानते हैं। इसका अग्र गणराज्य का उल्लेख हमें मिलता है अष्टाध्यायी में, पाणिनि की अष्टाध्यायी व महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि। इसके बाद हमारे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, इसके अनुसार रोहतक व अग्रोहा बौद्ध धर्म के केंद्र थे। कौन कौन से? रोहतक व अग्रोहा बौद्ध धर्म के केंद्र थे। ये किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। दूसरा बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक के अनुसार जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक का संबंध हरियाणा के रोहतक से था। जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक का संबंध रोहतक से था, किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक अनुसार। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पंचसूदनी। बौद्ध ग्रंथ पंचसूदनी अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अनेक नगरों में यात्रा की। तो इसका वर्णन हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ पंचसूदनी में। नेक्स्ट देखते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु लिखित है, इसके अनुसार वह परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र का लिखा हुआ है। यानी कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा, वह परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने लिखा। ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। इनसे हमें मालूम लगता है कि अग्रोहा जैन धर्म का केंद्र था। अग्रोहा जैन धर्म का केंद्र था। किससे मालूम लगा? कल्पसूत्र व परिशिष्ट पर्व ग्रंथ के अनुसार। जैसे बौद्ध धर्म के दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार मालूम लगा था कि बौद्ध धर्म का केंद्र था, इसी तरह इन दोनों ग्रंथ के अनुसार मालूम लगता है कि अग्रोहा जैन धर्म का केंद्र था। जो पहली शताब्दी के प्रसिद्ध वैद्य, प्रथम सदी के प्रसिद्ध जैन भिक्षु, प्रथम सदी के प्रसिद्ध जैन भिक्षु लोहाचार्य अग्रोहा से थे। यानी हरियाणा पर जैन धर्म का प्रभाव रहा है, जैनी रहे हैं। फिर हमें जैन की मूर्तियां भी मिली हैं, हांसी व रानीला से। हांसी हिसार जिले में व रानीला भिवानी जिले में, उनसे हमें जैन मूर्तियां भी मिली हैं। तो इनसे हमें मालूम लगता है कि जैन धर्म वाले भी इस धरती पर, हरियाणा की धरती पर थे, उनका भी केंद्र था। नेक्स्ट आता है मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी और तक्षशिला तक, पाकिस्तान में तक्षशिला तक उनका राज था। तो
तो ये हरियाणा भी बीच में उसी के एरिया में आया है, तो जाहिर बात है यहां भी मौर्यों का राज था। बाकी मौर्यों के साक्ष्य हमें मिले हैं टोपरा अभिलेख, है ना। टोपरा पड़ता है यमुनानगर जिले में, जगाधरी के पास में है। यानी स्तंभ अभिलेख टोपरा, जिसको स्तंभ अभिलेख टोपरा, जिसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गए थे अभिलेख को, और दिल्ली में लेकर के पुराना किला के अंदर लगाया था। आज के दिन वो फिरोज शाह कोटला मैदान में है। तो इसके ऊपर 7 अभिलेख लिखे हुए थे जो कि अशोक के थे। उसी के साथ में 3 अभिलेख चौहानों के टाइम के भी थे। विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख थे, जिनमें चौहान की हिमाचल के मलेच्छों पर विजय उसके बारे में लिखा हुआ था, और कुछ यात्रियों के बारे में भी लिखा हुआ था। तो इनसे हमें मालूम लगता है कि मौर्यों का राज था यहां पर। दूसरा, थानेसर में जो स्तूप है उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति के अवशेष मिले हैं। तो उनसे मालूम लगता है कि थानेसर का स्तूप राजा अशोक ने बनवाया था, जो कि मौर्यकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, बिंदुसार का बेटा। बाकी हिसार व फतेहाबाद में यहां से भी हमें सबूत मिले मौर्य के कि मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष मिले हैं। ये टोपरा अभिलेख के बारे में तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ज्यादातर यही आता है कि किस अभिलेख से मालूम लगता है कि हरियाणा पर मौर्यों का राज्य था। तो 4 नाम देकर के बीच में एक होगा टोपरा अभिलेख। नेक्स्ट आते हैं शुंग वंश। मौर्यों के जो अंतिम शासक थे, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग आए, और हरियाणा में इसके साक्ष्य मिले हैं हमें। शुंगकालीन जो मूर्तियां मिली हैं वह फलक मिले हैं, ये यमुनानगर से मिले हैं, यमुनानगर के शुंग से, शुंग यमुनानगर से शुंगकालीन मूर्तियां व फलक मिले हैं। जो वासुमित्र शुंग थे शुंग वंश के, उन्होंने मिनांडर को हराया था। मिनांडर थे इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। और मिलिंद पंधो नागसेन की लिखी हुई है। मिलिंद पंधो ये नागसेन की लिखी हुई है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु। सो मिलिंद पंधो में नागसेन व मिनांडर, इनकी बीच की बातें हैं, दोनों के बीच। जो मिनांडर ने बौद्ध धर्म के बारे में सवाल पूछे, उनके जवाब दिए नागसेन ने, और ये सभी लिखे नागसेन ने मिलिंद पंधो में। इसके बाद आता है कुषाण वंश। ये कुषाण वंश वाले थे इंडो ग्रीक, हिंद यूनान। स्थापना कन्फिडियस वन ने। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक रहे कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत ये चलाया, जो आज भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया था। बाकी कुषाणों के बारे में जानकारी, कुषाणकालीन द्वार स्तंभ मिला है। कुषाणों के समय का एक द्वार स्तंभ व कुछ मूर्तियां मिली हैं, कुषाणकालीन मूर्तियां, और ये सब मिले हमारे रोहतक में। कहां से मिली? रोहतक। कुषाणकालीन सिक्के, कुषाणों के टाइम के सिक्के हमें मिताथल से मिले हैं, रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं, वह भिवानी के नौरंगाबाद से मिले हैं, प्राकृतनाथ नौरंगाबाद, वहां से हमें कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, जिनसे मालूम लगता है कि कुषाणों का हरियाणा पर राज था। और जो सबसे पुराने सिक्के होते हैं, सबसे पुराने सिक्कों को हम बोलते हैं पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी के हैं। और पंचमार्क सिक्कों में ज्यादातर सिक्के चांदी के, मैक्सिमम चांदी के, और बहुत ही कम सोने के।
तो सबसे प्राचीन सिक्कों क्या बोलते हैं? पंचमार्क सिक्के। इसके बाद आता है गुप्त काल, गुप्तों का काल। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है, गुप्त काल। जो प्रयाग में प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने योद्धाओं के बचे खुचे गणराज्य को मिला लिया। ज्यादातर योद्धा गणराज्य के ज्यादातर हिस्से को तो कनिष्क ने ही मिला दिया था, कनिष्क ने अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन जो बचे खुचे रह गए थे वो फिर गुप्तों के समय समुद्रगुप्त ने मिला लिए थे। और ये जानकारी कहां से मिलती है हमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। दूसरा गुप्त काल के बारे में तोसाम अभिलेख गुप्तकालीन है। हिसार का स्तंभ अभिलेख, हिसार स्तंभ अभिलेख जो हमें गुजरी महल से मिला है, जिसमें 8 अभिलेख हैं, 8 दिशाओं से आने वाले आगंतुकों के बारे में जानकारी देता है, तो गुप्तकालीन अभिलेख है। दूसरा, अग्रोहा से हमें गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति मिली है, गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति भी अग्रोहा से मिली है। तो इनसे मालूम लगता है कि हरियाणा पर गुप्तों का शासन था। तो ये था आपका हरियाणा, जो कि आर्यों से लेकर के गुप्त काल तक। तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इनमें से पूछ लिए जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जल्दी जल्दी नए नए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू एंड राम राम।